नमस्कार, मैं अवजाज शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। हमारे खास प्रोग्राम बॉर्डर डिफेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सुना होगा कि भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए प्रस्ताव भेजा है। रक्षा मंत्रालय का क्या नजरिया होता है, क्या फैसला होता है, इसके बारे में हमें आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। तब तक एक रिपोर्ट ये भी है कि रूसी 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 जो है उसको खरीदने के लिए भी बात हो रही है। रूस हमें बार बार कई बार ऑफर कर चुका है कि अगर Su-57 हम चूज करते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं, खरीदते हैं, तो उसका 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ उसका सोर्स कोड भी हमें दिया जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी है कि जो Su-57 फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी है, उसके कुछ अधिकारी जो HAL का नासिक प्लांट है, वहां का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान देखा यह जाएगा कि क्या भारत में नासिक प्लांट से Su-57 का प्रोडक्शन शुरू हो सकता है, जहां पे पहले से ही Su-30 MKI फाइटर जेट जो है, जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है, उसका प्रोडक्शन होता है। तो कैसा रहेगा कि राफेल खरीदने के बाद Su-57 का डील करना। इन तमाम मुद्दों पर जानकारी के लिए, ज्यादा जानने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान है विजेंद्र के ठाकुर सर, जो कि भारतीय वायुसेना के पायलट रह चुके हैं और मिलिट्री एनालिस्ट हैं। जियो स्ट्रेटजी पर खास पकड़ है। सर कई आर्टिकल लिखते रहते हैं अलग अलग अखबारों में और वेबसाइट के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमें समय देने के लिए फिर से। थैंक यू, नमस्कार सर। सबसे पहला टेक हम आपसे इस बात को लेकर के जानना चाहेंगे कि भारतीय वायुसेना ने 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए प्रस्ताव भेजा है। अगर हम 114 राफेल फाइटर जेट खरीदते हैं और हमारे पास 36 पहले से है, यानी कुल मिलाकर के 150 राफेल फाइटर जेट हो जाएंगे। ये जो सौदा है करीब 22 से 25 अरब डॉलर के बीच का एक अनुमानित तौर पर है। फाइनल अभी फिगर नहीं है, बट 22 से 25 अरब डॉलर के बीच का हो सकता है। सबसे पहले आप इस डील को कैसे देख रहे हैं, फिर हम आपसे Su-57 पे आएंगे। ये डील लॉजिकल है क्योंकि हमारे पास राफेल जहाज हैं। हमने उनको एयरफोर्स ने उड़ाया है, एक्सपीरियंस करा है, ट्रेन करा है अपने आप को राफेल जहाज पर, और जहाज बड़ा केपेबल एयरक्राफ्ट है। ऑपरेशन सिंदूर में इसने पार्टिसिपेट करा और अपने आप को प्रूव करा। तो एयरफोर्स का ये प्रस्ताव कि हमें और राफेल चाहिए, ये आपको गारंटी देगा कि ये राफेल की परफॉर्मेंस अभी तक ऑपरेशंस में बहुत बेहतरीन रही है। नहीं तो एयरफोर्स ने राफेल का प्रपोजल नहीं रखना था। एयरफोर्स को लड़ाकू विमान की ज़रूरत है और बहुत सारे लड़ाकू विमान चाहिए। हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ ड्रॉप कर रही है और जो हमारी एनवायरनमेंट है, थ्रेट परसेप्शंस हैं, वो बढ़ रही है। बढ़ ही नहीं रही, बल्कि अभी जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो रहा है, उससे शायद आगे जाके और बढ़े। इस एडिशनल राफेल बाई का जो प्रपोजल है वो बहुत सही है और इसको वी शुड एक्ट अपॉन इट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। हमें राफेल के सिवाय और जहाज कोई ऑल्टरनेटिव इतना अच्छा नहीं मिलेगा। जी, एक चीज और है सर, जो Su-57 पे हम आते हैं, जब रूस की तरफ से हमें कई बार ऑफर दिया गया कि अगर हम Su-57 खरीदते हैं तो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड, ये सब हमें देंगे। इसके अलावा जो नासिक प्लांट है वहां पे उन्होंने ऑफर दिया है कि हम प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत जल्द से जल्द। तो आप सबसे पहले सर आप इस ऑफर को कैसे देख रहे हैं, और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि अलग अलग रिपोर्ट में कहा जा रहा है, कई रिपोर्ट में कहा जाएगा कि 3 स्क्वाड्रन, कहीं पे 4 या कहीं पे 5 स्क्वाड्रन भारत जो है तात्कालिक तौर पर खरीद सकता है, जिसमें कि शायद 1 या 2 स्क्वाड्रन कहे कि जो बने हुए Su-57 है वो हमें दे दिए जाएं और फिर धीरे धीरे हम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं, और कितने स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर जेट के होने चाहिए? क्योंकि शुरुआत तो हमें लिमिटेड नंबर से करनी चाहिए, जो क्योंकि रशिया ने अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है Su-57 की वो रैंप अप कर दी है। उनकी कैपेसिटी उन्होंने मोर देन डबल कर दी है इन रिसेंट टाइम्स। उनकी ओन रिक्वायरमेंट 76 फाइटर जेट्स की है। आई थिंक उनको कोई 20-25 ऑलरेडी मिल गए हैं। बाकी जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है उससे उनको उनके टारगेट्स मीट हो जाएंगे, और उसके in addition to that they have ramped up their production capacity, so they have a surplus
capacity where they can meet India's requirement. तो इंडिया को मतलब धीरे धीरे कदम लेना चाहिए। पहले उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें स्टेल्थ जहाज आए, क्योंकि थ्रेट्स हमारी हमें फेस करना पड़ रही है। हमारा एमका का प्रोग्राम अगर ठीक भी सही भी चलता है तो 1935 से पहले तो कुछ उम्मीद ही नहीं रख सकते। ये जो गैप है 1935 तक, इसको प्लग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदलती है। ड्रोन वॉरफेयर जब शुरू हुई थी 3 साल पहले इन यूक्रेन, वो ड्रोन वॉरफेयर और आज की ड्रोन वॉरफेयर बहुत अलग किस्म की है। सिमिलरली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है। तो इंडियन एयरफोर्स को ये बड़ा जरूरी है कि फेमिलियराइज करे अपने आप को कि स्टेल्थ का यूजफुलनेस क्या है, उसको लेवरेज कैसे करना है मैक्सिमम बेनिफिट। वो शुरुआत हो जाएगी, फिर देखेंगे आमका के प्रोडक्शन रेट कितना है और हमारी रिक्वायरमेंट कैसे मीट हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन दैट, या तो आप Su-57 और ले लीजिए, क्योंकि ये दोनों प्रोग्राम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी। यू कैन नॉट से कि भाई अगर एमका हमने बनाना है तो हमें Su-57 नहीं खरीदना चाहिए। इसमें कोई बेतुकी बात है ये, क्योंकि Su-57 कोई और रोल परफॉर्म कर रहा है। जैसे राफेल है, राफेल कोई और रोल परफॉर्म कर रहा है, एमका कुछ और रोल परफॉर्म कर रहा है। जो Su-57 का साइज है वो अलग है, जो एमका का साइज है वो अलग है। तो ये अलग अलग ट्रैक्स पर इंडिया को अपने आप प्रिपेयर करना चाहिए। एज वी गो फॉरवर्ड वी कैन लुक एट द राइट नंबर टू प्रोक्योर फॉर Su-57। और एक चीज सर हम चालू करेंगे तो अगर प्रोडक्शन कर रहे हो तो दैट नंबर शुड बी एटलीस्ट अबाउट 200। अगर आपने मास्टर करना है उसको, इसकी टेक्नोलॉजी को कम से कम और प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं ज़्यादा बढ़ाने, तो आपको अराउंड 200 फाइनली प्रोक्योर करना पड़ेगा। इनिशियली कोई ज़रूरत नहीं है, 3 स्क्वाड्रन 4 स्क्वाड्रन जो सही समझे वो प्रोक्योर कर सकते हैं। जी, एक चीज आप सर, आप चूंकि पायलट रह चुके हैं, तो अगर कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदते हैं या फिर हमने राफेल भी खरीदा था, तो जनरली एक सोफिस्टिकेटेड और मोस्ट एडवांस फाइटर जेट्स को के लिए ट्रेनिंग हासिल करने में पायलट्स को कितना समय लग जाता है जब वो पूरी तरह से कैपेबल हो जाते हैं? इसमें 2-3 अलग अलग पहलू हैं। एक तो जहाज उड़ाना कितनी देर में सीखता है, फिर जहाज को यूटिलाइज करना कितनी देर में सीखता है, और फाइनली जहाज अपने जहाज को दूसरे जहाजों के साथ ऑपरेट करना, वो एक और चैलेंज होता है। सो फर्स्ट चैलेंज जहाज उड़ाना सीखना, वो कोई खास चैलेंज नहीं है अगर आप एक्सपीरियंस पायलट्स हैं, बिकॉज जहाज एक तो बड़े आसान होते जा रहे हैं सिर्फ उड़ाने में। सिर्फ उड़ाने में जहाज आसान होते जा रहे हैं, उनको इफेक्टिवली ऑपरेट करने में, क्योंकि इफेक्टिवली ऑपरेट करने में, जैसे जब मैं जहाज उड़ाता था तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तो थी नहीं। अभी काफी इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, आपको काफी समझना पड़ता है कि क्या कैसे अपने वेपन को यूज करना, फिर अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, सिमुलेटर्स पर में बैठना पड़ता है, अपने आप को ट्रेन करोगे, वो लॉन्गर प्रोसेस है। यहाँ पर आप सीख रहे हो कि जहाज की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको मैक्सिमम लेवरेज कैसे करना है। फाइनली उस जहाज के साथ, क्योंकि एयरफोर्स में दूसरे जहाज नहीं है, तो आपको जैसे आप राफेल उड़ा रहे हो और Su-57 है या Su-30 MKI है, इनके साथ इफेक्टिवली कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फैसेट्स हैं कि भाई ये जहाज इस बात में ज़्यादा केपेबल है। जैसे राफेल और Su-57 की बात करें तो बड़ा जहाज है राफेल, छोटा जहाज है, Su-57 बड़ा जहाज है। वो ज्यादा टाइम Su-57 ज्यादा टाइम एयर में रह सकता है, राफेल कम टाइम एयर में रह सकता है। तो ऐसे कुछ पहलू होते हैं जो आपको स्टडी करना पड़ते हैं, एंड देन
आप डिसाइड करते हो कि भाई ये जो मेरा पैकेज है जिससे जी। मैं अटैक करूंगा, जैसे बालाकोट पर आप अटैक कर रहे हैं या कहीं और अटैक कर रहे हैं, तो पूरा पैकेज में जाते हैं, अलग अलग जहाज होते हैं, इनके जी। साथ कैसे कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन करना, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट। उसमें काफी चैलेंजिंग होता है, बिकॉज उसमें कोई किताब नहीं है आपके पास, जी। क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो डिपेंड करेगा कि भाई आपका एडवर्सरी कैसे रिएक्ट कर रहा है आपके पैकेज को काउंटर जी। करने के लिए। तो दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ यूजिंग ए एयरक्राफ्ट। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जैसे रूस का ऑफर है कि SU-30 MKI जो प्रोडक्शन प्लांट है नासिक में, उसके जरिए SU-57 को स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत कम समय में लगेगा। तो इस चीज को कैसे देख रहे हैं? अगर मान लीजिए वास्तव में शुरू होता है तो कितने समय में भारत में SU-57 का प्रोडक्शन होने लगा? क्योंकि सर इससे कंपोनेंट्स भी बनाने हैं, तो अगर समझौता होता है तो पता नहीं अब समझौता कैसा होगा, इसके बारे में लेकर के मतलब आधिकारिक तौर पर तो कभी कुछ कहा नहीं गया है। आपके हिसाब से टाइमलाइन क्या हो सकता है जब भारत के पास अगर ये समझौता होता है तो SU-57 भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा? ये लेट मी पुट इट दिस वे कि एग्जैक्ट टाइम फ्रेम मेरे एस्टिमेट में प्रोडक्शन तो जैसे फर्स्ट फेज ऑफ प्रोडक्शन असेंबली होगा, प्राइमरली असेंबली होगा, फिर जी। जैसे हम लोकली कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करना शुरू हो जाएंगे, तो वो अपने इंडिजिनस कंपोनेंट्स से भी उसमें डालने लग पड़ेंगे असेंबली टाइम। तो इट विल स्टार्ट इमीडिएटली, यू नो। बट अगर आप बोलते हैं 100% हमारी प्रोडक्शन है या वट एवर इज द टारगेट परसेंटेज, जैसे फर्ज करो टारगेट आपका है 90% हमारा इंडिजिनस होना है, उसमें तो टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें आपको इंडस्ट्री की सपोर्ट चाहिए, और इंडस्ट्री की सपोर्ट तभी मिलती है अगर इंडस्ट्री उसमें प्रॉफिट देख रही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर विल नॉट गेट इन्वॉल्व्ड ऑन प्योरली नेशनलिस्टिक फीलिंग्स। वो कहेंगे भाई हमें अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना है, हमें इसमें प्रॉफिट कितना होगा, क्या प्रोडक्शन रन है। तो इट इज अ प्रोसेस दैट कैन टेक प्रैक्टिकली डिकेड्स। जैसे Su-30 MKI में इंडिजिनस कंटेंट स्टेप अप करने के लिए डिकेड्स लग गए। धीरे धीरे होता है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री आपको सपोर्ट पहले नहीं कर पा रही। अभी सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का जो लेवल है वो हायर है, स्टार्टिंग लेवल इज मच हायर। तो ऐसे कह सकते हैं टू समराइज कि production will start almost immediately. I would say 6 months from आपका local assembly शुरू हो जाएगा, because इन दोनों जहाजों में Su-30 MKI और Su-57 इनमें डिफरेंसेस हैं, पर डिजाइन फिलॉसफी, प्रोडक्शन फिलॉसफी इज सेम। उससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जो काम करने का तरीका है, जो सपोर्ट में आपको इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चाहिए और टूल्स चाहिए, वो काफ़ी हद तक सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर नहीं भी है तो इवॉल्व होंगे। अगर कोई चीज़ जैसे आपने टूल हैंडल करा है, उससे उसको बेहतर बना दिया मैन्युफैक्चरर ने, तो आप फटाफट समझ जाएंगे कि क्या इसमें शॉर्टकमिंग थी और ये क्या इन्होंने बेहतर बनाया, एकदम से आप पकड़ लेंगे। अगर कोई नया टूल आपको दिया जाए तो आपको मास्टर करने में बहुत टाइम लगेगा। कीपिंग दैट फैक्टर इन माइंड, जो प्रोसेस है इट विल बी मच मोर रैपिड देन इट इज पॉसिबल विद एनी अदर एयरक्राफ्ट। आप राफेल ले लीजिए, कोई भी वेस्टर्न एयरक्राफ्ट आप ले लीजिए, उसकी तुलना में Su-57 लोकल मैन्युफैक्चर विल बी द फास्टेस्ट। ओके, और सब प्रोडक्शन भी कॉस्ट कम हो जाएगा धीरे धीरे, अब लागत मतलब नंबर ऑफ फाइटर जेट्स की अगर संख्या बढ़ाते जाते हैं तो यस, प्रोडक्शन कॉस्ट विल रिड्यूस, बिकॉज एक तो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस्ड, राइट जी। आपके जो लेट अस से आपके कंपोनेंट्स यहाँ पर बन रहे हैं, कोई लेट अस से इंजन केसिंग बन रहा है, उसमें जो मेटल लगा है इंजन केसिंग में, हमारे इंडस्ट्री ने बहुत साल लगा के वो मेटल बनाना या केसिंग बनाना सीखा है। अब Su-57 में केसिंग वैसी होगी,
थोड़ा उसकी परफॉर्मेंस के लिए कुछ जैसे डिफरेंसेस होंगे, डायमेंशंस में डिफरेंसेस हो सकते हैं या एलॉयज में डिफरेंट हो सकते हैं, पर जो बेसिक फिलॉसफी है वो सेम होगी। तो जिस कंपनी ने पहले बनाया है वो तुरंत समझ जाएगी भी इसमें क्या चेंजेस कर रहे हैं, और उसको चेंजेस वो इम्बाइब कर लेगी फटाफट। तो कॉस्ट विल बी मच लोअर, क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी वाइटल फैक्टर, लोकल कॉस्ट ऑफ जी प्रोडक्शन। जब हमने सू 30 बनाना शुरू कर रहे थे तो लोकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रिडिकुलसली हाई कंपेयर टू जी व्हाट जो रूस हमें दे रहा था, जहाज जिस कॉस्ट पे दे रहा था उससे बहुत ज्यादा हमारा कॉस्ट था, अब कम हो रहा जी। है। और वही वही राफेल में भी हो रहा है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड जो डील है 22 से 25 अरब, इससे जा रहा है कि शायद 193 या 190 मिलियन डॉलर पर यूनिट बैठ रहा है, क्योंकि पूरा यूनिट सेटअप करना पड़ता है आपको, पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। जी। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो जब SU-57 में शुरू में भारत भी एक पार्टिसिपेंट था, भागीदार था, लेकिन इसकी क्षमता, इस पे इंजन की क्षमता, इसके अलावा इसकी स्टील क्षमता, इससे कुछ बातें को लेकर के भारत को सस्पिशन थे, शक थे, तो फिर भारत इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल आया था। इसके अलावा रूस ने शायद उस वक्त कुछ शर्तें भी थोपी थी जिसको कि भारत मानने के लिए तैयार नहीं था। तो क्या अब वो सारे जो भारत के शक थे वो सब दूर हो चुके हैं? बिल्कुल, ना जो जो शॉर्टकमिंग्स थी वो एलिमिनेट हो गई हैं, बल्कि उसके बियॉन्ड कैपेबिलिटीज इतनी बढ़ा दी है रूस ने कि आईएएफ को ये बड़ा ऑफर टेम्पटिंग लगेगा, क्योंकि जी ये जहाज रूस ने क्या करा है, इसकी शॉर्टकमिंग्स रिमूव करी, जैसे इंजन सुपर क्रूज नहीं था, इन्होंने नया जी इंजन बनाया है जिसको प्रूव कर दिया है कि इट कैन सुपर क्रूज, और इट इज इन प्रोडक्शन रन नाउ। फिर इनका जी ये आईएएफ ने पॉइंट आउट नहीं करा था, जो नोजल है इंजन का वो स्टेल्थी नहीं था, वो रेडार पर उसका ओके सिग्नेचर आता था। ये कमी केवल Su-57 में नहीं है, ये क्या कमी F-35 में भी है कि नोजल उसका स्टेल्थी नहीं है। अगर पीछे से कोई रेडार जी लगाए तो फटाफट F-35, Su-57, इवन चाइनीज J-20, वो दे आर नॉट स्टेल्थी जी फ्रॉम द रियर क्वार्टर। रशिया ने क्या जी करा है, सिर्फ F-22 जो अमेरिका का रैप्टर है वो स्टेल्थी था पीछे से। रशिया ने इतने जी इंटरम में स्टेल्थी नोजल्स भी बना दिए, और उसके ओके बियॉन्ड ये जहाज को उन्होंने कोलैबोरेटिव कॉम्बैट के लिए इक्विप कर दिया है। जी कोलैबोरेटिव कॉम्बैट जब हमने FGFA प्रोग्राम छोड़ा था तो जी आईएएफ में ये ज़्यादा शायद ही कोई लोग जानते होंगे कि कोलैबोरेटिव कांटेक्ट अभी फ्यूचर में कितना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कोलैबोरेटिव कॉम्बैट में क्या होता है, मैन्ड एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, मैन्ड एयरक्राफ्ट से अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करा जाता है ताकि वो ऐसे टास्क करे जिसमें रिस्क है, दुश्मन जी की टेरिटरी के अंदर घुसना और अटैक करना, उसमें थोड़ा बहुत रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो Su-57 अपने आप नहीं जाएगा, एक कोलैबोरेटिव कॉम्बैट को आगे भेजेगा, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को आगे भेजेगा और अटैक करवाएगा और फिर वापस आ जाएगा। तो ये जी इसके लिए आपको बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, प्रोग्रामिंग चाहिए। रूस ने ऑलरेडी ये इनकॉर्पोरेट कर ली है। उन्होंने सिर्फ जी इनकॉर्पोरेट ही नहीं करी कोलैबोरेटिव कॉम्बैट के लिए, कोलैबोरेटिव कॉम्बैट के लिए एयरक्राफ्ट भी बना दिया है। आपने सुना होगा कि इनका भी एक, दे आर मच मोर एडवांस। सो अभी जो दे रहे हैं वो हमें, वो आईएएफ की एक्सपेक्टेशन से वे बियॉन्ड है। तो नॉट ओनली जी हैव दे मेट देयर शॉर्टकमिंग्स, दे आर गिविंग इट वेल बियॉन्ड आईएएफ एक्सपेक्टेशन, द कैपेबिलिटीज दैट दे आर गिविंग। जी। मैं पढ़ रहा था सर, उसमें 3-4 तरह के उन्होंने यूएवीज बनाए हैं, ड्रोन बनाए हैं, जो कि जो आप अनमैन्ड की बात कर रहे थे, जो कि इस SU-57 के साथ वो उड़ान भरेंगे और अटैक करेंगे। जो मॉडर्न वारफेयर के लिए काफी ज्यादा ये बेहतरीन हो सकता है भारतीय वायुसेना के लिए। एक चीज और उनके था जैसे जी एक बड़ा ड्रोन है ओखोत्निक हंटर जिसको बोलते हैं, जी S-70, वो एक फाइटर एयरक्राफ्ट के साइज का है,
और वो सबसे खतरनाक उनका ड्रोन है, बड़ा स्टेल्थी है, उसकी स्टेल्थ जो क्षमता है वो इट इज एज गुड एज रैप्टर F-22, अनमैन्ड है, वो कहीं भी यूक्रेन में इन्होंने टेस्ट भी कर लिया, अंदर घुस के वो अटैक करके वापस सेफली रिटर्न कर सकता है। फिर इन्होंने बड़े स्टेल्थ मिसाइल्स और ड्रोन्स और भी बनाए, जैसे आप बता रहे हैं, जो इतने वर्सेटाइल नहीं है वो, पर वो जाके ऐसे ये जहाज उनको रिलीज करेगा बिना एनिमी टेरिटरी के अंदर घुसे, वो ये बाहर से रिलीज कर देगा, ये घुसेंगे एनिमी टेरिटरी पर, खुद अपना टारगेट ढूंढेंगे, स्पॉट करेंगे, या तो अटैक करेंगे अगर टारगेट ऐसा है कि जिसको ये एंगेज कर सकते हैं, या फिर वो उसका टारगेट कोऑर्डिनेट्स को रिले करेंगे ताकि ग्राउंड लॉन्च मिसाइल या सुखोई कोई 30 MKI जो उड़ रहा है, जो मिसाइल लेके उड़ रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल लेके उड़ रहा है, वो उस पर पूरा उसको डेटा मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, और वो अपना ब्रह्मोस उस टारगेट पर फायर कर देगा। तो ये कैपेबिलिटीज जो है वो IAF डजंट हैव दोस कैपेबिलिटीज, और कहीं से उनको मिल नहीं सकती। जैसे राफेल वगैरह में ये कैपेबिलिटीज ना तो है ना हो सकती हैं, क्योंकि उसका लिमिटेशंस है। जी मैं ये तो देख रहा था, जो आपने जिस कैपेबिलिटी की बात की है वो तो F-35 या फिर J-20 जो चीनी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, उनके पास भी फिलहाल अनमैन्ड जो एयरक्राफ्ट की जो बात कर रहे थे वो भी उनके पास भी नहीं है। तो अगर ऐसा, तो क्या ये भारत को इस चीज के लिए भी डील करना चाहिए अलग से, या एक पूरा पैकेज होगा? बिल्कुल, ये अगर आप देखें F-35 में एक तो एक पायलट है सिर्फ जी, वो पायलट ऑलरेडी ओवरलोडेड है, और अगर आप कैपेबिलिटी बढ़ाओगे कोलैबोरेटिव कॉम्बैट की, तो उस पायलट लोड इतना इंक्रीज हो जाएगा कि इट विल नॉट बी इफेक्टिव। जो IAF की रिक्वायरमेंट है, IAF ने इनिशियली जब FEFA का प्रोग्राम बना था, ये चाहा था कि हमें ट्विन सीटर जहाज दिया जाए, तो FGFA would have been a twin seat version of Su-57। जी, रशिया ने कुछ 3 साल पहले ये अनाउंस करा कि हम इसका Su-57 का ट्विन सीट वर्जन बना रहे हैं, और वो बना रहे हैं, टेस्ट फ्लाइट में है। तो IAF की जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट है ऑफ ट्विन सीट, अभी IAF की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि IAF सोचता है कि हमारे पास ट्विन सीट तो मिल ही नहीं सकता, ना F-35 ट्विन सीट है, ना कोई चाइना का जहाज कोई ट्विन सीट नहीं है, तो कहाँ से लाएंगे ट्विन सीट? उन्होंने ये रिक्वायरमेंट ड्रॉप कर दी है। लेकिन रूस के पास ये कैपेबिलिटी उन्होंने ऑलरेडी फोर्सी करके, क्योंकि उनको अपनी भी ये रिक्वायरमेंट फील हुई कि अगर 2 जने होंगे तो कोलैबोरेटिव कॉम्बैट में 2 जनों की जरूरत है, तो ट्विन सीट वर्जन इसका ऑलरेडी बन रहा है। और दूसरी दिलचस्प बात ये है कि Su-57 में इंटरनल बॉम्ब बे है जी, तो वही जहाज अगर आप अटैक पर्पसेस के लिए रखें तो उसमें मिसाइल या बॉम्ब कैरी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कोलैबोरेटिव कॉम्बैट करना है, उसमें वो अपने आप नहीं घुसेगा, में किसी जैसे S-70 जो हंटर एयरक्राफ्ट है उसको भेजेगा, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, तो वो इंटरनल बॉम्ब बे में इतनी जगह है, वेपन्स हटा के आप इलेक्ट्रॉनिक्स लगा दो, वो कोलैबोरेटिव कॉम्बैट जहाज बन जाता है। तो काफी वर्सेटिलिटी इंट्रोड्यूस कर दी है अभी। एक चीज और मुझे जानना है सर, ठीक है, अगर मान लीजिए Su-57 फाइटर जेट का सौदा होता है और आने वाले साल 1.5 साल 2 साल में एयरफोर्स के साथ उसका सर्विस में आना भी शुरू हो जाता है, तो अपने पास हो जाएंगे कई तरह के फाइटर जेट, हो जाएंगे राफेल जो हम यूज कर रहे हैं, Su-30 MKY रूसी ही है, फिर Su-57 मिराज, इतने तरह के अलग अलग फाइटर, या फिर जगवार, इतने तरह के फाइटर जेट अपने पास होगा। तो जो आप एयर कॉम्बैट की अभी कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे, तो क्या सारे विमानों के बीच में आपसी जो कोऑर्डिनेशन है, इंटीग्रेशन है, क्या ये संभव है? क्योंकि राफेल फ्रांस तो नहीं चाहेगा कि वो रूस के साथ इंटीग्रेशन के लिए तैयार तो होगा नहीं, तो फिर जो एक जो किल चेन बनता है, जिसका की बात अब मॉडर्न वारफेयर में लगातार हो रहा है कि आप एक नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर करते हैं, उसमें किल चेन बनाते हैं, उसकी क्षमता तो सर प्रभावित होगी। ये आप देखिए क्या इंडिया क्या एक ये जो एडिशनल राफेल खरीदेगा,
इसका डील का पार्ट पहले भी इंडिया ने चाहा था कि ये जो सॉफ्टवेयर है राफेल का हमें मिल जाए ताकि हम इसको अपने आप मॉडिफाई कर सकें और रूसी वेपन या रूसी जहाज के साथ इंटीग्रेट कर सकें। जी कुछ बात हुई, मुझे पूरी समझ तो है नहीं क्या बात हुई। कुछ फ्रांस ने ये न्यूज में आया है कि होल्ड बैक करा हुआ है, हमें वो कैपेबिलिटी दे नहीं रहे इतनी। अगर ये सॉफ्टवेयर का जो कॉस्ट है इट इज 60% ऑफ ए फाइटर्स कॉस्ट, बहुत ज्यादा परसेंटेज सॉफ्टवेयर में लगती है। तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि एक मैन्युफैक्चरर, मॉडर्न जेट का मैन्युफैक्चरर ये नहीं चाहेगा कि भाई मैं सॉफ्टवेयर दे दूं। पर वेदर फ्रांस ने ये एग्रीमेंट को रिनेज करा है या क्या बात है, ये इस पे हम बात नहीं करेंगे। अभी जो डील करेंगे उससे तो आईएएफ जरूर लेगा उनसे पूरा सॉफ्टवेयर, क्योंकि नहीं तो डील होगी नहीं। जी, अगर पूरा सॉफ्टवेयर राफेल का आ जाता है और Su-57 का सॉफ्टवेयर, हम अगेन वही कंडीशन होगी, पूरी सॉफ्टवेयर हम शुरू से बनाएंगे, क्योंकि हमें भी अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर को ऑल्टर करना, शुरू से ही ऑल्टर करना पड़ेगा। तो ये इसमें ऑटोमेटिकली कंपैटिबिलिटी आएगी। एलसीए हमारा जहाज है, हमारे पास मैक्सिमम एलसीए होंगे, राफेल होंगे, Su-30 होंगे और Su-57 होंगे। ये चारों जहाज में पूरी हमारे पास उनका सॉफ्टवेयर होगा एंड कैपेबिलिटी टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ देम एज ए कोहेसिव ऑफेंसिव पैक। जी सर, एक चीज और था कि तब क्या मान लिया जाए कि F-35 जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर किया था या अमेरिका का था कि अब उस डोर को हम बंद करते हैं, अगर हम फिर Su-57 खरीदते हैं तो पिछली बार तो चलिए S-400 खरीदने की वजह से उन्होंने हमें पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, क्योंकि दोनों देशों के बीच में पिछले ट्रंप के कार्यकाल में संबंध अच्छे थे तो ज्यादा एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन अब अगर हम Su-57 खरीदते हैं और जिस तरह से अमेरिका और भारत के बीच में फिलहाल मौजूदा हालात बने हुए हैं, आसान होगा खरीदना या किसी भी तरह की डील करना? ये जो माइंडसेट है इंडियन ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस का, लीडर्स का, पॉलिटिशियन नहीं बोलूंगा, लीडर्स बोलूंगा, मेरे ख्याल से वो शुरू से ये रहा है कि हम करेंगे वही जो हम चाहते हैं, थोड़ा बहुत दबाव में रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कोई आप पर दबाव डाले, हम इमीडिएटली लड़ाई नहीं करेंगे भाई, क्योंकि दबाव, काउंटर कुछ नहीं करेंगे, हम चुप रहेंगे, समझाएंगे, बोलेंगे उनको भाई समझ जाओ। बट अल्टीमेटली इंडिया ने वही किया है जो इंडिया करना चाहता है। थोड़ा बीच में फ्रॉम 19 अबाउट 15 इयर्स में थोड़ा यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। उसका एक बड़ा अच्छा कारण है जो मीडिया में डिस्कस नहीं होता, वो ये है कि हमें मनमोहन सिंह जी के टाइम पर यूएसए ने नेगोशिएशंस करके ये तय करा था कि हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना, वी कैन ट्रेड इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विदाउट न्यूक्लियर पावर्स। उसके इन रिटर्न फॉर दैट वी हैड टू बाय ए लॉट ऑफ अमेरिकन वेपन्स। तो जो हमने ये बार्गेन करा था कि भाई हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का फुल एक्सेस मिल जाएगा, एनपीटी हमें आप मेंबर बना लोगे एनपीटी का, तो जो फ्यूचर गेन था दैट वाज मैसिव। और उसके इन रिस्पॉन्स टू दैट वी सेड ओके वी विल बाय योर वेपन्स। तब हमने ये वेपन्स खरीदे और मोस्ट ऑफ द वेपन्स जो हमने यूएसए से खरीदे दे आर नॉन लीथल। जैसे हमने ट्रांसपोर्ट का हेलीकॉप्टर्स, नॉन लीथल वेपन्स खरीदे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वर्थ खरीदे हैं। मतलब अमेरिका के हाथ में अभी भी कई सारे शक्तियां तो है कि वो भारत पर असर तो डाल ही सकता है कि यस अड़चनें डालेंगे और हमें फेस करना पड़ेंगे वो। एंड जैसे एलसीए के साथ हुआ था, उन्होंने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था टेक्नोलॉजी, पर हमारा एलसीए बन गया, देर में बन गया। तो इन द लॉन्ग रन चाइना के साथ बिल्कुल वही हुआ। चाइना को बिल्कुल इन्होंने एक्सेस बंद करी हुई थी टेक्नोलॉजी की, अभी भी बंद है, पर धीरे धीरे करके चाइना आगे निकलना शुरू हुआ और अभी आगे दौड़ रहा है। तो इंडिया कैन डेफिनेटली एमुलेट द चाइनीज मॉडल। ये हमें
अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि वी कैन डू इट, एंड आई थिंक है हमारी लीडरशिप को ये विश्वास है कि हम खुद कर पाएंगे। टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें, ठीक है। डेवलपमेंट, अगर हमारी डेवलपमेंट 5 साल पीछे हो जाती है या 10 साल भी पीछे हो जाती है तो ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ। 10 साल के बाद वी आर नाउ लाइक चाइना, वी विल बी एट पार विद द यूएस। जी, मैं सर SU-57 की क्षमता के बारे में बात कर रहा था। तो राफेल और SU-57, SU-30 MKI ये तीनों मिलाकर के हमारे पास हमारी शक्ति में, वायुसेना की शक्ति में कितना इजाफा होगा, जबकि हमारे एडवर्सरीज जो हैं, पाकिस्तान के पास भी चर्चा है कि वो J-35A जो खरीद सकते हैं चीन से, जो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है। पोटेंशियली हम उनसे आगे निकल सकते हैं, पर इसमें दो बातें हैं जिसको बड़े मतलब ध्यान से ये मन में रखनी पड़ेगी कि एयरक्राफ्ट बाय इटसेल्फ, लड़ाकू विमान बाय इटसेल्फ कुछ नहीं कर सकता जी। इसको कुछ भी करने के लिए वेपन्स चाहिए, वेपन्स इफेक्टिवली यूज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, उसके लिए आपको टारगेटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई टारगेट है कहाँ पर, टारगेट मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है जी। ये कैपेबिलिटीज का होना बड़ा एसेंशियल है। अगर आपका फर्स्ट करो आपका जहाज है, Su-57 हमने लिया है, Su-57 देख रहा है कि भाई 300 किलोमीटर में की दूरी पर एक पाकिस्तान का जहाज उड़ रहा है, पर उसकी मिसाइल नहीं है उस रेंज की, तो कुछ नहीं कर पाएगा जी। अगर कोई थ्रेट बिल्डअप हो रही है, कोई पाकिस्तानी अपनी मिसाइल्स एक्टिवेट कर रहे हैं और फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, तो वो मिसाइल ऑन द मूव है 300 किलोमीटर उनके टेरिटरी के अंदर, आप उसको हिट नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते जी। आपको पता है आ रही है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अनलेस आप ऐसे सेंसर्स लाएं, ऐसी नेटवर्किंग लाएं, ऐसे वेपन्स लाएं जो वो मूव करती हुई मिसाइल को उड़ा दे जी। तो ए लॉट डिपेंड्स ऑन द आउटकम। जैसे कोई भी स्कर्मिश होता है, कोई भी लड़ाई होती है, उसमें द यूटिलाइजेशन ऑफ वेपन्स, हाउ इफेक्टिवली आप वेपन्स को अपने यूटिलाइज कर रहे हैं, उससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है एंड रिजल्ट पर, ना कि कैपेबिलिटी पर। कैपेबिलिटी मस्ट बी मैच्ड बाय एक्चुअल वेपन्स एंड सेंसर्स। आप सर इससे मतलब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के साथ साथ आप उन मिसाइलों का जिक्र कर रहे हैं जो रूस के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, R-37 या फिर किंजल। सो आई एम रेफरिंग टू these long range missiles, और रूस उसके अलावा और भी अभी मिसाइल्स बना रहा है जो which are even more capable. They are not only capable in range but in stealth और in the way they engage the target. For example, अगर आपके पास एक मिसाइल है जो 300 किलोमीटर तक पहुंच सकती है, पर 300 किलोमीटर पहुंचने के बाद उसकी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि वो हाई मैन्यूवरिंग टारगेट को एंगेज नहीं कर सकती, वो सिर्फ एवैक्स या कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऐसा जहाज को जाके हिट कर सकती है, बड़ा जहाज हो जी। अगर वो मिसाइल आपके लिए कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर दूसरे साइड पर J-35 है तो आप वो तो मैन्यूवर करेगा, उसको पता लग जाएगा आपने मिसाइल फायर करी, उसके सेंसर्स हैं, वो इवेट करेगा। अगर आपकी मिसाइल ऐसी है कि उस पर से बोलते हैं ड्यूअल पल्स मिसाइल, कि वो उसका इंजन फिर से स्टार्ट हो जाता है, जैसे वो टारगेट के पास पहुंचती है वो मिसाइल फिर से एक इंजन स्टार्ट कर देती है, दूसरा इंजन, तो वो मिसाइल फिर एनर्जेटिक हो जाती है और उसको आउट मैन्यूवर करना इज इम्पॉसिबल। ऑल्सो अगर वो मिसाइल स्टेल्थ मिसाइल हो, आसानी से रडार पर उनके सेंसर्स पर J-35 का जो सेंसर है उस पर ना शो करे, तो उसको चेतावनी नहीं मिलेगी J-35 के पायलट। तो दिस इज ए नेवर एंडिंग गेम जहाँ पर एडवांसेस होते रहते हैं, यही दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर। और यहाँ पर DRDO और बाकी हमारी जो एजेंसी है, इनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। आई थिंक द इम्पोर्टेंट रोल इज कि हमें वेपन सिस्टम्स और सेंसर्स अच्छे एयरफोर्स को दें, पहले इस पर फोकस होना चाहिए,
जैसे हमारे जो जहाज है उनको मैक्सिमम इक्विप करना, मैक्सिमम लेवरेज उनसे लेना, ये फोकस शुड बी वेरी शार्प एंड देन इट शुड बी ऑन मेकिंग न्यू एयरक्राफ्ट और न्यू ट्राइंग आउट न्यू कॉन्सेप्ट, क्योंकि यू हैव टू मेक ए चॉइस। आपके पास जी इतना पैसा तो है नहीं, हम अमेरिका तो है नहीं कि दोनों चीजें कर सकते हैं या तीसरी भी कोई ऐसी चीज कर सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज और था सर, इस जो SU-57 है, इसको लेकर के कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस पे कुछ कंपोनेंट्स जो है चाइनीज कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो वो भी एक हमें फैक्टर रखना पड़ेगा ध्यान में। अगर ये बात सही है तो डेफिनेटली रखना पड़ेगा, चाइनीज कंपोनेंट नहीं होने चाहिए, पर जी जो भी कंपोनेंट्स चाइनीज हैं वो जी उसका डिजाइन रशिया को पता है, क्योंकि जहाज उनका है, कैपेबिलिटी। जी जैसे चिप है कोई, आप जी चाहते हैं कि ये चिप ये करके दे, अगर चाइना के पास ऐसा कोई चिप बना हुआ है ऑलरेडी जो ये जो कैपेबिलिटी आप चाहते हैं वो कैपेबिलिटी आपको दे सकता है, तो आप अगर चाइना से चिप ले लें तो आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, क्योंकि आपके वैज्ञानिक वो चिप बना रहे हैं, आप में इतनी क्षमता है, आपके में इतनी टेक्नोलॉजी है कि जो फोटो एचिंग होती है चिप की उस लेवल पर आप कर पाएंगे। डिजाइनिंग में थोड़ा देर लगेगा आपको। तो सिमिलरली इंडिया में चिप डिजाइनिंग कैपेबिलिटी तो बहुत अच्छी है। हमारी चिप फैब्रिकेशन कैपेबिलिटी अभी सरकार स्टेप अप कर रही है। सुनने में आया कि एज मच एज 27 नैनोमीटर्स तक स्टेप अप हो जाएगी। 27 नैनोमीटर्स कोई भी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कैटर करता है, तो हमें क्षमता होगी उस चिप को रिप्लेस करने की। रूस के पास शायद वो क्षमता ऑलरेडी है, तो कोई उसमें थ्रेट नहीं। चाइना से ले लो, लगा लो। जब आप खरीदो इतने, जैसे आपने अगर 50 जहाज खरीदने हैं तो 200 जहाज के वर्क चिप ले लो, आपको कोई खतरा नहीं है। दे कैन शट ऑफ सपोर्ट। चिप तो एक बार ही आपके हाथ में आ गया, आपको कैपेबिलिटी मिल गई, उतनी देर में आप अपना चिप बना सकते जी।